व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारा पूरा ही इंडियन इको। अब बारी आ गई है इंडियन इको का एक फुल फ्लेजेड रिवीजन लेने की। तो इस वीडियो से आप पूरा ही इंडियन इको रिवाइज कर पाओगे बहुत ही आसानी से, और आपको बढ़िया तरीके से सारा का सारा रिमाइंडर भी आ जाएगा, याद भी आ जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें हमने पढ़ी थी। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम से पहले। तो एक बार जल्दी से इसका रिविजन ले लेते हैं। लास्ट बस यूनिट 2 के हमारे PYQs बचे, वो मैं आज आपको शाम तक वीडियो देता हूं बना के, उसकी लाइव नहीं होगी। PYQs में आपके वीडियो देता हूं, आप उसको आराम से देख लेना एंड देन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और फुल फ्लेजेड इंडियन इको का एक बार रिवीजन करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो सर सबसे पहले ये बता दो कि फर्स्ट यूनिट की स्टोरी क्या है। भाई देखो, ऐसा है, फर्स्ट यूनिट डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर तुम्हें ध्यान रखना है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत कैसा था, भारत की इकोनॉमी कैसी थी, भारत के लोग कैसे करते थे। 3 सेक्टर हमें समझने, एग्रीकल्चर में कौन लोग थे, इंडस्ट्री में कौन लोग थे, और फॉरेन ट्रेड कैसे होता था। ठीक है, तो भारत ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसा था, ब्रिटिशर्स ने उसको कैसे खराब करा, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा जब हम आजाद हो गए, 1947 में आजाद हो गए। 1950 से हमारे देश में सारी प्लानिंग होने लगी, और 40 साल का पीरियड 1950 से लेके 1990 तक क्या क्या प्लानिंग हुई, ध्यान रखना। इन 40 साल के अंदर गवर्नमेंट ने मेजर रोल निभाया है। इस चैप्टर के अंदर मेजर रोल हर जगह सरकार का है। तो चैप्टर नंबर 2 में 40 साल में किस तरीके से सरकार ने एग्रीकल्चर पे रूल किया, किस तरीके से एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री पे रूल किया, किस तरीके से फॉरेन ट्रेड मेंटेन किया, ये सब चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। 40 साल 1950 से 1990। चैप्टर नंबर 3 पे जब हम गए बच्चों, तो यहां पे भी वही 3 सेक्टर। कौन से 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। इसके अंदर 1991 के बाद 1991 में हमारे देश में रिफॉर्म्स आए थे। सर रिफॉर्म्स का नाम क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो रिफॉर्म्स में जो हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी गए, हमारे पास पड़ गई पैसे की कमी। वो कहां गए, वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास, भैया हमें पैसे की जरूरत है। उन्होंने बोला देश का स्ट्रक्चर चेंज करो, सब कुछ बदलो। तो 1991 में आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला गया। उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सब आएगा चैप्टर नंबर 3 में, और तुम्हारा यूनिट खत्म। आओ अगले 15 मिनट में तीनों ही चैप्टर करते हैं क्विकली रिवाइज। इसी स्टोरी को याद रखना, पहला क्या, फिर क्या, फिर क्या। ओके चलो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। बोला ना तुम्हें मैंने ब्रिटिशर्स के टाइम का, आजादी से पहले का समय। तो क्या बोलेंगे, बेसिक पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल। सर पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का, तो पर्पस था टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। सर फीडर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जो ब्रिटिशर्स को हेल्प कर सके अपना साम्राज्य बनाने में। हम फीडर बन गए थे, और वो कौन थे, हमारे रूलर। समझ गए। चलो भाई, अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत कैसा था, ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए थे उससे पहले भारत कैसा था, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था, खुशहाल। एग्रेरियन इकोनॉमी था, एग्रेरियन का मतलब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में थे। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स था। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब है कि एग्रीकल्चर के बाद लोग हाथों से सामान बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर थी। ब्रिटिश रूल से क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल आया तो फिर क्या हुआ, तो ध्यान रखना जितनी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिशर्स की जितनी भी पॉलिसी थी वो क्या करते थे, वो अपने फायदे के लिए काम करते थे। उनकी पॉलिसीज ने सब कुछ ही बदल के रख दिया इंडियन इकोनॉमी का। अब शुरू करेंगे 3 सेक्टर। कौन कौन से 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें बच्चों, तो ब्रिटिशर्स ने देखो किस तरीके से एग्रीकल्चर को खत्म किया। सावधान इंडिया सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो क्या था, देयर वाज स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है बहुत स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ, थी ही नहीं। किस कारण से, नंबर 1 लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशर्स बच्चों एक सिस्टम लेके आए थे जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में हमें एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप देखने को मिली, जिसमें सबसे ऊपर है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम जो ऑनर्स ऑफ द सॉइल है, देखो जमीन किसी की तो होगी, मालिक है वो, उस मालिक को अधिकार दिया कि भैया तुम किसी से कितना भी काम करवाओ। अब वो किससे काम कराएगा, गरीब किसान से जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। तुम उससे जितना मर्जी काम कराओ, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दो, फिर तुम उससे कितना ही पैसा एक्सट्रैक्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। भाई सरकार तो हम है ना, वो अगर एक्सप्लॉइट भी होगा तो कहां जाएगा, हमारे पास आएगा। हम तुम्हें छूट दे रहे हैं, तुम्हें जितना पैसा उससे एक्सट्रैक्ट करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो। तो हुआ क्या, जमींदार जो मालिक था उसने छोटे छोटे गरीब किसान को अपनी जमीन पे काम करने पे लगा दिया, उसको बदले में कुछ नहीं दिया, उससे सारा पैसा एक्सट्रैक्ट किया, और थोड़ा सा पैसा किसको दे दिया, गवर्नमेंट को भी दे दिया। तो गवर्नमेंट के भी मजे आ गए,
जो जमींदार है उसके भी मजे आ गए, पिस कौन गया? बेचारा छोटा किसान पिस गया, अब उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं। जो पैसा ऊपर जा रहा था, चाहे वो जमींदार हो चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, इनमें से किसी ने भी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कोई पैसा नहीं खर्चा, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर होता चला गया खत्म। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले जमींदारी सिस्टम याद रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द प्रॉफिट एक्रूइंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान एंड दे डिड नथिंग टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। दूसरा बच्चों, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया। कमर्शियलाइज का मतलब पैसा बनाने का एक सेक्टर बनाया गया। पहले हमारा एग्रीकल्चर कैसे था, हम सिर्फ अपने लिए ग्रो करा करते थे कि भैया हम फसल उगाएंगे, खाएंगे, खुश रहेंगे, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। ब्रिटिशर्स ने आगे कहा चेंज करो भाई, ये नहीं चलेगा, मुझे फूड क्रॉप नहीं चाहिए, मुझे कैसी क्रॉप चाहिए? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब जिससे पैसा बन सके, कॉटन उगाओ, जूट उगाओ, कॉफी उगाओ, टी उगाओ, ये लाके दो, इससे पैसा बनेगा। तो एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करा गया। उसके बाद आता है हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत खराब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, पानी की व्यवस्था, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, फर्टिलाइजर सही से यूज नहीं कर सकते थे, तो प्रोडक्टिविटी ना के बराबर थी। चौथी, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट की कमी थी, एग्रीकल्चर में पैसे की कमी थी। क्यों पैसे की कमी थी? क्योंकि कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता था, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट और ना ही जमींदार। तो एग्रीकल्चर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? 4 मेजर कारण याद रखना। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम, फिर कमर्शियलाइजेशन, उसके बाद तीसरा हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं थी, और चौथा हमारे पास पैसे की भी कमी थी। 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो सर, अब आ जाते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। सर इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दो। इंडस्ट्री बच्चों हमारे यहाँ कौन सी पॉपुलर थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो ज्यादातर हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे, एग्रेरियन इकोनॉमी थे। फिर भी कुछ लोग इंडस्ट्री में भी थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ने कर दी खत्म। कैसे खत्म करी? देखो बड़े ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करा? ब्रिटिशर्स ने ना हम लोगों को कंपटीशन फेस करा दिया। सर किससे कंपटीशन फेस कराया? मशीन मेड गुड्स से। हम तो हाथों से बनाते थे सामान, इंडियंस तो हाथों से बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट। उन्होंने क्या लेके आए? वो लेके आए मशीन मेड गुड्स। अब मशीनों का सामान और हाथों से बना हुआ सामान, इनमें क्या कंपटीशन भाई? ऑफ कोर्स मशीनों वाले जीत जाएंगे, क्योंकि नीट एंड क्लीन बना हुआ होगा, क्विक बनेगा, कम समय में ज्यादा क्वांटिटी बना पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने हमें कैसे बर्बाद किया? हमारे यहां से लेके जाते थे रॉ मटेरियल। क्या लेके जाते थे? हमारे यहां से रॉ मटेरियल, और वहां से क्या बना के लाते थे? फिनिश गुड्स हमारे ही देश में, हमें ही बेचते थे हायर प्राइसेस पे। तो हम लोग तो बर्बाद हो गए भाई धीरे धीरे। हमारा रॉ मटेरियल भी ले गए, वहां से सामान बना के लाए, वो हमें ही बेचा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था। धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री कंपटीशन फेस करने लगी और वो बंद होती चली गई। इसको बोला गया सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे क्या इंपैक्ट आया बच्चों? ये भी इंडस्ट्री में लिख के आएंगे, बेरोजगारी हो गई, क्योंकि कहां जाएंगे भाई ये छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट ऑनर्स। उसके बाद इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, इससे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी। तीसरी चीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। हमारे पास कोई भी बड़ी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, सब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं लगाया इसको डेवलप करने के लिए। चौथा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम से कम होता चला गया, पहले ही कम था, एग्रेरियन कंट्री है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में थे, तो यहां से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आता था, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था। पब्लिक सेक्टर सिर्फ कहां व्यस्त था? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रेलवे बनाने में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन डेवलप करने में, पोर्ट्स डेवलप करने में। ये सब क्यों डेवलप कर रहे थे ब्रिटिशर्स? अपने फायदे के लिए। ठीक हो गया बच्चे। तीसरा सेक्टर कौन सा आता है? फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में बच्चों आप लोग बस मेन चीजें याद रख लेना। क्या याद रखना है? कि भारत जो है ट्रेड मेनली किसके साथ करता था? ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर सब कुछ ब्रिटेन लेके जाते थे भाई। मेनली 50% से ज्यादा ट्रेड किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ। ओके, तो इंडिया एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। पहली बात याद रखना, यहां से रॉ मटेरियल जाता था, वहां से बने बनाए फिनिश गुड्स आते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोनोपोली कंट्रोल था, सब कुछ कहां से होता था? ब्रिटेन से होता था। और धीरे धीरे हमारी वेल्थ जो है ब्रिटिशर्स ने खत्म करी। कैसे खत्म करी? रॉ मटेरियल सारा ले गए, जो वहां से पैसा कमाया, पैसा कहां पे लगाते थे? अपने ऑफिसेस सेटअप करने में, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप। दूसरा, वॉर के खर्चे, लड़ाई झगड़े करते थे, वॉर के खर्चे। और तीसरा, अगर कोई सर्विस लेनी होती थी वहां से। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आ जाते हैं एक छोटे से सवाल पे, डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन में बच्चों आपको 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस, यानी कि जनसंख्या कब काउंट करी गई? 1881 में। ये डेट याद रखनी है। आज 12 बजे मैं आपको डेट्स वाली पीपीटी भी दूंगा, वहां पे सारी डेट्स दिखा दूंगा। 1921 को हम लोग बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1921 से पहले हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस कुछ और थी। 1921 के बाद हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत तेजी से बदली। जनसंख्या हो गया, बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब 1921 के बाद बहुत तेजी से चेंज हुए। तो 1921 के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और 1921 के बाद हमारी इकोनॉमी में एक लार्ज ट्रांजिशन आया। ठीक है, चलो भाई, अब देखो क्या क्या हमारा डेमोग्राफिक कंडीशंस थी। बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे और बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी हो रही थी। लिटरेसी रेट ना के बराबर था, पढ़ाई लिखाई के नाम पे कुछ नहीं था।
हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर थी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी हाई था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ किड्स जो बेचारे 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो भी बहुत हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, लगभग 32 साल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस टाइम पे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। ठीक है, ये हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद होना चाहिए। सर ऑक्यूपेशन के बारे में बता दो, लोग क्या करते थे, तो आप समझते ही हो उस टाइम पे ज्यादातर लोग, आपको पता है किस टाइम पे थे, ज्यादातर लोग एंगेज थे एग्रीकल्चर में, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे। बाकी रीजनल वेरिएशन था, किसी रीजन में एग्रीकल्चर ज्यादा था, किसी रीजन में एग्रीकल्चर कम था। एक चीज याद रख लेना, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर अदर स्टेट्स सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ डेवलप कर दिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। ठीक है, उन्होंने रोड्स डेवलप करे, रेलवेज डेवलप करे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप करा, कम्युनिकेशन डेवलप करा। रोड से क्या करते थे, मेनली आर्मी को और रॉ मटेरियल को इधर उधर करते थे। रेलवे से क्या करते थे, रेलवे से लोगों को लेके जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस तक, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का सामान इधर से उधर ले जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस तक। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बेसिकली बहुत बेसिक डेवलप्ड थे, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। उसके बाद कम्युनिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो लोग बनाते थे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउदर्न इंडिया सवाल है, इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम बोलेंगे सर कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल का मतलब ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा रूल किया हुआ था, तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सेमी फ्यूडल हो चुके थे। सेमी फ्यूडल का मतलब दो क्लासेस डेवलप हो गई थी, एक वो जो लोग मालिक समझते हैं अपने आप को, और एक वो जो उनके लिए काम करेंगे। तो दो क्लासेस डेवलप हो गई थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा डेवलप हो गया था। स्टेगनेंट थे, यानी कि स्लो या ना के बराबर ग्रोथ थी, हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल कम था। बैकवर्ड हो चुके थे बहुत बुरे तरीके से। डिप्लीटेड, यानी हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने। और एम्प्यूटेटेड, एम्प्यूटेटेड का मतलब डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत को हर तरीके से बांट दिया था, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कलर हो, क्रीड हो, जेंडर हो, सेक्स हो। बहुत ज्यादा ऊंच नीच पैदा कर दी थी लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में, जिसको हम आज तक फेस कर रहे हैं। अल्टीमेटली भारत एक ही था, लेकिन आज की डेट में भी अगर आप देखो तो हर इंसान बटा हुआ है। ये सब किसकी वजह से था, ब्रिटिशर्स की वजह से। तो एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी भी हमारा हो चुका था। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 में आपको यही अच्छे से रिवाइज करना है। क्या था चैप्टर नंबर 1, आजादी से पहले। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जब हम आजाद हो चुके हैं, आजाद होने के बाद अब इकोनॉमी की प्लानिंग होगी। तो 1947 से लेके 1990 तक, बेसिकली 91 में फिर चेंज आया, वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, मेनली 40 साल के अंदर क्या क्या हुआ। तो शुरुआत होगी बेटा चैप्टर नंबर 2 की कुछ बेसिक सवालों के साथ। बेसिक सवाल क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहले कितने प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, तो 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट कौन सा होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है, जिसका मकसद मेनली पैसा कमाना होता है। सोशलिस्ट कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, जिसका मकसद मेनली सोशल वेलफेयर होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक कौन सा होता है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे भारत में होता है, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेना, कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और ये सारे डिसीजंस कौन लेगा, एक डिटर्मिनेट अथॉरिटी लेगी। वो अथॉरिटी हमारे देश में कौन है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था बच्चों, 1950 में सेटअप हुआ था, जिसका नाम 2015 में चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। इसको ध्यान रखना, ठीक है जी, परफेक्ट है। तो प्लानिंग कमीशन हमारे देश में सारी प्लानिंग करता है। ओके, प्लान क्या है, जिसके अंदर सब कुछ डिटेल में लिखा जाएगा कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव करना चाहते हैं, उसको प्लान बोलते हैं। प्लानिंग के क्या क्या गोल्स थे, गोल्स बेटा जी फटाफट से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गोल्स में मैंने आपको याद कराया था जेम्स, GEMS। तो जब हमारे देश में प्लानिंग हुई, तो प्लानिंग में 4 चीजों का खास तौर को दिमाग में रखा गया, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे बेटा, तो ग्रोथ में हम लोग GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें, देश में ग्रोथ हो। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन में नई नई टेक्नोलॉजी आए और लोगों का बिहेवियर चेंज हो, लोगों का नजरिया चेंज हो, लोग मॉडर्न बने, हर चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से देखें, ये सब मॉडर्नाइजेशन में आता है। सेल्फ रिलायंस की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सेल्फ रिलायंस हम आज तक होने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर होना। तो जो आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट की स्कीम है, वो कहीं ना कहीं देखो यहीं से शुरू हो चुकी है, राइट। तो सेल्फ रिलायंस क्या था, कि हम खुद ही सामान बनाएं, हम किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जैसे गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के ऊपर हमें कर दिया था, तो हम उससे दूर रहना चाहते थे। तो
सेल्फ रिलायंस तीसरा मोटिव था। चौथा था बच्चों इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपर हो, यानी एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक गवर्नमेंट की हर पॉलिसी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक रिसोर्स, वेल्थ ऑफ द नेशन सब कुछ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो। इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्विटी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बच्चों वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर पे। देखो 3 सेक्टर की हमें बात करनी है। एग्रीकल्चर जानते हो ना, ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे ही एंगेज थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज भी एग्रीकल्चर में ही है, बस इंडिपेंडेंस के टाइम पे लगभग 75% थे, आज लगभग 50% है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या क्या पॉलिसीज हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए देखने को मिली? देखो एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए मेनली 2 पॉलिसीज हमें देखने को मिली। एक तो है लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो रिफॉर्म्स सिर्फ लैंड में तो नहीं आए थे, रिफॉर्म्स तो टेक्निकल रिफॉर्म्स भी आए थे, जनरल रिफॉर्म्स भी आए थे। तो लैंड में रिलेटिंग टू लैंड थे, यानी जमीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको सॉल्व किया गया। टेक्निकल रिफॉर्म्स में रिलेटेड टू टेक्निक्स थे, जैसे नॉर्मल सीड्स की जगह HYV सीड्स यूज करे गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करे गए, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करे गए, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज करी गई। तो ये सब टेक्निकल रिफॉर्म्स में आया। जनरल रिफॉर्म्स में हम लोग बोलते हैं कि पानी की व्यवस्था करी गई, किसानों को पैसा प्रोवाइड करा गया, सब्सिडीज प्रोवाइड करी गई, बेसिकली ये सब जनरल रिफॉर्म्स में आता है। और एक हमें पढ़ना है ग्रीन रेवोल्यूशन, साउदर्न इंडिया सवाल एग्जाम में पक्का आता है। चलो भाई, लैंड रिफॉर्म्स में सर क्या करा गया? लैंड रिफॉर्म्स में मेनली क्या है? चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी। देखो क्या था, जमीनों पे मेनली मालिक लोग थे, जमींदार। काम किससे कराते थे? गरीब किसान से, टीनेंट से। तो ऐसा ना हो इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो यहां पे क्या किया गया? सबसे पहले इंटरमीडियरीज खत्म करे गए। इंटरमीडियरीज खत्म मतलब जमींदारी सिस्टम खत्म। सरकार ने बोला भैया जिसकी जमीन है वो काम करे, और अगर बिल्कुल ही नहीं कर सकता तो आप जो काम कर रहा है उससे कुछ भी एक्सटॉर्ट नहीं कर सकते, हम फिक्स्ड करेंगे। रेंट फिक्स्ड कर दिया, जो आप रेंट ले सकते हो वो मैक्सिमम 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप हो सकता है। तो सबसे पहले इंटरमीडियरीज को हटाया गया। दूसरा लैंड सीलिंग लगाई गई। लैंड सीलिंग का मतलब कि एक इंसान बहुत ज्यादा हद तक लैंड नहीं रख सकता, एक सीलिंग है, एक लिमिट है, उतनी ही जमीन आप रख सकते हो ताकि इक्वालिटी बनी रहे, है ना। उसके बाद बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पे नॉर्मल सीड्स की जगह HYV सीड्स यूज करने को बोला गया है। HYV सीड्स कौन से होते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नाम में ही है हाई यील्डिंग, इसका मतलब कम बीज में ज्यादा फसल। तो ये ऐसे बीज हैं जो अगर आप इनको यूज करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा फसल देते हैं, लेकिन इनके साथ पानी की प्रॉब्लम है कि इनको पानी ज्यादा चाहिए। दूसरा ये महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा इनके ऊपर पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो दैट इज वाई ये कुछ ही फार्मर्स को फेवर कर रहे थे और सब तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक है। HYV सीड्स नीड रिलायबल इरिगेशन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ बच्चों? ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में आया सर, ये आया कब? 1966-67 में ये आया था। HYV सीड्स का यूजेज बढ़ा था, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई, जिससे हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस हो गया। इसका मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। अब बफर स्टॉक हो गया, इसका मतलब हम शॉर्टेज के टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, लो इनकम ग्रुप्स को फायदा हो गया क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई इसकी। जब भी प्रोड्यूस की सप्लाई ज्यादा होगी तो वो सस्ता बिकेगा, है ना। तो ये चीजें फायदा दे रही थी लो इनकम लेवल ग्रुप्स को। इसके बाद देखो बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या रिस्क जुड़े हुए थे। पेस्ट अटैक होता था और इनकम इनक्वालिटीज बढ़ सकती थी क्योंकि सिर्फ रिच फार्मर ही अफोर्ड कर सकता था। रिच और रिच होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा बेचारा। तो ये प्रॉब्लम्स थी। सरकार ने क्या करा इन रिस्क को झेलने के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने बच्चों सब्सिडीज देनी चालू करी गरीब किसान को कि भैया आपको बेनिफिट देंगे, आप भी HYV सीड्स अफोर्ड कर पाओगे। अब कुछ लोगों ने स्टेप को वेलकम करा, खुश होकर एक्सेप्ट करा, कुछ लोगों ने बोला गलत बात है। अब देखो कौन लोग फेवर में थे और कौन कौन अगेंस्ट थे। तो देखो जो लोग फेवर में थे तो वो लोग क्या बोल रहे थे कि भैया बहुत जरूरी है क्योंकि फार्मिंग जो है वो थोड़ा सा एक रिस्की बिजनेस है, तो अगर फसल नहीं हुई तो किसान मारा जाएगा, दे दो बेचारे को सब्सिडी। हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स पुअर है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे दो उनको सब्सिडी। तीसरा, सब्सिडी हटाएंगे अगर तो इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी, सही है। और वहीं पे कुछ लोगों का क्या मानना था? कुछ लोगों ने बोला देयर इज नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद सब्सिडीज एज इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप, इट इज अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। लोगों ने बोला, इकोनॉमिस्ट ने बोला कि कुछ लोग सब्सिडीज के नाम पे बहुत फायदा उठा रहे हैं, जिनको जरूरत है उन तक नहीं पहुंच पा रही और करप्शन की वजह से कई अमीर किसान ही उसका फायदा उठा रहे हैं और ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोग अगेंस्ट में थे, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है। अब ओवरऑल अप्रेजल क्या क्या हुआ ये आप सिर्फ एक बार रीड लगाओगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे देश में सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो भी ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी थी। हमें जरूरत थी बड़ी इंडस्ट्रीज की, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की। अब कौन डेवलप करे? प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो उसको इंसेंटिव चाहिए, फायदा चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग चाहिए। सरकार बोल रही थी देश नया नया आजाद हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि चलो हम ही मेजर रोल निभाएंगे। तो सरकार आगे बढ़ के आई, गवर्नमेंट ने बोला हम मेजर रोल निभाएंगे, तो वो हो गया यहाँ पे गवर्नमेंट का बेसिकली मेजर पॉलिसी इंडस्ट्री में। सबसे पहले ये समझो
कि गवर्नमेंट जब आगे आएगी तो सरकार का क्या रोल है, गवर्नमेंट को क्यों मेजर रोल निभाना पड़ा, तो हम बोलते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास एक तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, जिनके पास था उनको आप प्रॉफिट नहीं बनाने दे रहे थे, उनको कुछ फायदा नहीं दिख रहा था इसके अंदर। तीसरा, आप चाहते थे अभी सोशल वेलफेयर, अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो भैया वो तो पैसा कमाएगा ना, सोशल वेलफेयर तो नहीं कर पाएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना होता, इसीलिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ा। ओके, इसी चीज को क्या बोला गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, यानी कि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया जिसको बोला गया आईपीआर 1956। तो आईपीआर 1956 क्या था बच्चों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था गवर्नमेंट की तरफ से कि चलो ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम लोग लीडिंग रोल निभाएंगे। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हम सारी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में बांटेंगे, कुछ को रखेंगे शेड्यूल ए में, कुछ को रखेंगे शेड्यूल बी में, कुछ को रखेंगे शेड्यूल सी में। शेड्यूल ए में हम लोग 17 इंडस्ट्रीज रखेंगे जो पूरी की पूरी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट होगी, सारी की सारी गवर्नमेंट ओन करेगी उसको। शेड्यूल बी में हम 12 इंडस्ट्रीज रखेंगे जिसमें मेजर रोल स्टेट का होगा, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, यानी मेजर रोल सरकार निभाएगी। तो देखो 17, 12, 29 इंडस्ट्रीज पे तो लगभग गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, बाकी जो बच गई वो बोला प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावधान इंडिया, याद करके जाना, मिस मत करना। अब गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल बना रही थी, ये 29 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने पास कैसे रख ली, लाइसेंस रख दिया इसके लिए कि भैया अगर किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो किसी को देते नहीं है तो कोई लगा नहीं सकता था। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है, एक रिटर्न परमिशन है जो गवर्नमेंट से चाहिए अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, एक्सपेंशन करना है या इवन डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू लाइसेंसिंग कोई भी इंसान इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं हो। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है बच्चों, इसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। ओके, चलो भाई अब आ जाते हैं आखिरी फॉरेन ट्रेड के ऊपर। फॉरेन ट्रेड की बात करें बच्चों तो इसके अंदर क्या आ जाता है, सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया। अगर हम बात करें तो सेल्फ रिलायंट होने के लिए इंडिया ने बोला भैया हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक पॉलिसी लेके आएंगे जिसका नाम रखेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन नाम में ही है, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, जो भी हम अभी तक इंपोर्ट करते थे अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दो किससे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, जो भी बनाएंगे अपने देश में बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे भैया, बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एग्जाम में आ सकता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव थे, एक तो हम फॉरेन एक्सचेंज बचा पाए, कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो पैसा बाहर जाएगा ना, वो बचाना है। दूसरा हम सेल्फ रिलायंट हो सके, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। अब सरकार ने कैसे किया ये, इंपोर्ट को कैसे रोका गया, बाय टैक्सेस एंड कोटास। टैरिफ का मतलब है टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर दी। कोटास का मतलब क्वांटिटी सीलिंग, कि कुछ लोग ऐसे भी तो थे ना अमीर राजा आदमी की भैया ऐसी की तैसी तुम्हारी लगाओ तुम टैक्स, हम टैक्स भरेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा रुक जाओ, सीलिंग भी है, इतनी क्वांटिटी ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो भाई टैरिफ और कोटा समझ गए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्यों करा गया, ये ऊपर 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, यही है। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में क्या अप्रेजल है कि इंडस्ट्री में क्या क्या आया, इसका भी आप फटाफट से एक बार रीडिंग लगाओगे, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दो जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स में तुम लोग को कराऊंगा अभी पूरी 12 बजे एक साथ। सही हो गया। तो ये था बच्चों सारा का सारा इस चैप्टर में। कुछ इस चैप्टर में छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जैसे आउटसोर्सिंग है, जीएसटी है, डिमोनेटाइजेशन है, उसको आपको एक बार गो थ्रू वैसे ही कर लेना। आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब हम लोग बाहर से किसी और से कोई काम कराते हैं, यानी कि सपोज मुझे ये टाइप कराना है और मैं अपने ऑफिस में नहीं करके मैं किसी और को दे रहा हूं तो उसको आउटसोर्सिंग बोल देते हैं। आगे भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन कॉमन टॉपिक्स हैं, कई बार पढ़ के आ चुके हो, वो तुम वैसे ही गो थ्रू कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 डन है जी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर 1991 के बाद वाला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या रिफॉर्म्स आए वो सब पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है सर, तो चैप्टर नंबर 3 में है बच्चों सबसे पहले हमारे देश में हमें रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो सवाल बनता है सर रिफॉर्म्स लाने ही क्यों पड़े, व्हाट वर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ध्यान रखना पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, अभी पढ़ गया है ना, पब्लिक सेक्टर ने मेजर रोल निभाया, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, फॉरेन ट्रेड में भी, और वही परफॉर्मेंस खराब था। हमारा बीओपी डेफिसिट में चला गया था। बीओपी डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे, एक्सपोर्ट बहुत कम थे, इतना सब करने के बाद भी तो हम लोग चले गए थे डेफिसिट में। तीसरा, महंगाई बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, रिजर्व्स खत्म हो गए थे क्योंकि एक्सपोर्ट तो करते नहीं थे तो फॉरेन एक्सचेंज कहां से आएगा। चौथा, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था और मैनेजमेंट बहुत बेकार था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जी, हम गए किसके पास, आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास $7 बिलियन का लोन लेने के लिए। उन्होंने बोला अगर लोन चाहिए तो भैया जी प्राइवेट सेक्टर से रेस्ट्रिक्शंस हटाओ, गवर्नमेंट का रोल कम करो, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी हटाओ। तो इसको बोला गया लिबरलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर से रेस्ट्रिक्शंस हटाना, पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना, इसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन। और अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देना ट्रेड के लिए, इसको बोला गया ग्लोबलाइजेशन, कि अपनी इकोनॉमी को खोलो। क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन करा हुआ है तुम लोगों ने, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन किया हुआ है। ठीक है जी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बच्चों 3 चीजें आएंगी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर 2 तरीके के रिफॉर्म्स आए। सबसे पहले थे स्टेबलाइजेशन,
जो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए होते हैं, और दूसरे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है जी, आओ जी, स्टेबलाइजेशन हमारे पास आगे देखो, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सही है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है सर? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो भी अननेसेसरी कंट्रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जो भी सब जगह लाइसेंस करा हुआ था वो सब हटाओ। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन में कितने रिफॉर्म्स आए सर? 5 रिफॉर्म्स आए। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आ रहा होगा, बहुत अच्छे से कर लेना। FFITT, कौन कौन से रिफॉर्म है? F फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज, I इंडस्ट्रियल सेक्टर, T टैक्स और T ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो 91 के बाद क्या क्या चेंजेस आए, आ जाओ देखो। इंडस्ट्रीज में क्या क्या हुआ, सबसे पहले इंडस्ट्रीज की ही बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बच्चों इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो चाहिए था ना, वो रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, मतलब वो जो लिस्ट थी ना IPR वाली, शेड्यूल A शेड्यूल B, वो कम से कम करते चले गए थे। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम कर दिया था। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आपने रिजर्वेशंस करी हुई थी वो खत्म कर दी थी। और जो एक एक्ट था MRTP एक्ट, जिसके लिए आपको हमेशा लाइसेंस लेना पड़ता था, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते, वो एक्ट अब सिंप्लीफाइड करा गया था। ठीक है जी। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए बच्चे? तो फाइनेंस में हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि भैया RBI का रोल चेंज करा। द रोल ऑफ RBI वॉज रिड्यूस्ड, याद रखना, फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। RBI को बोला भैया अब आप रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाओगे, आप बस हेल्प करोगे कंपनीज की, बैंक्स की। उसके बाद प्राइवेट बैंक आए, ऑरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आए 1991 के बाद। और देखो आज की डेट में कितना ईजी है बैंकिंग, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी, और एक्सपेंशन प्रोसेस जो है वो भी इजी करा गया कि अब बैंक्स जितनी चाहे उतनी ब्रांचेस बहुत आसानी से खोल सकती हैं। तो देखो ये सारे चेंजेस इंडस्ट्री में आए, ये फाइनेंशियल सेक्टर में आए। टैक्स रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो टैक्स के अंदर बच्चों सबसे पहले जो मेजर रिफॉर्म्स आए वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आए। आपने अभी GST भी देखा, कितना बड़ा रिफॉर्म्स है। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस काफी रेशनलाइज करे गए, यानी आसान बनाए गए। प्रोसेस सिंप्लीफाई करा गया, रिटर्न भरना, चीजें समझना, थोड़ा प्रोसेस सिंप्लीफाई करा गया। उसके साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले। फॉरेन एक्सचेंज में सर क्या क्या रिफॉर्म्स है? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज थी, अभी बढ़ गया है, तो उसके लिए हमने क्या करा, अपने रुपए को डीवैल्यू करा, डीवैल्यूएशन कर दिया रुपये का। रुपी डीवैल्यू हुआ तो सामने वाले को हमारा सामान सस्ता पड़ने लगा, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ गया। डीवैल्यूएशन करने से हमारे पास थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज आया। और दूसरा फिर हमने बोला अब जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा वो कैसे होगा? मार्केट से होगा। मार्केट का मतलब डिमांड और सप्लाई से। लास्ट रिफॉर्म्स आते हैं बच्चों ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसमें हमने क्या किया, जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज थी वो सब हटा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, एक्सपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी गई, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम कर दी गई, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग भी रिलैक्स कर दिया गया, यानी अब आप आसानी से इंपोर्ट लाइसेंस ले सकते हो। नेक्स्ट आता है बच्चों प्राइवेटाइजेशन। ये आसान है। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को सरकार अपना जो ओनरशिप है, जो स्टेक है, वो बेच देता है, इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। दो तरीके से हो सकता है, या तो आप सीधा सीधा ट्रांसफर कर दो ओनरशिप यानी बेच दो, या आप डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अपने शेयर सेल कर दो। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आता है बच्चों। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, एक बॉर्डरलेस इकोनॉमी बनाना। कोई भी कंपनी आके बिजनेस करे, आप कहीं भी जाके बिजनेस करो, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेटिंग योर डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या फायदे थे ग्लोबलाइजेशन के? आप ग्लोबल मार्केट्स में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, अच्छा ग्रोथ होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छा होगा। नेगेटिव्स क्या थे? ज्यादा फायदे सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को हैं। ग्लोबलाइजेशन से वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि पुअर कंट्री को तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अमीरों का फायदा होगा, वो आएंगे, पैसा कमाएंगे और ले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? मार्केट ड्रिवन होगा सब कुछ, यानी डिमांड सप्लाई से चलेगा, तो डिमांड तो नॉर्मली अमीर लोग कर रहे होते हैं, तो रिच के हिसाब से होगा, तो गरीब फिर से मारा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग। मैं आपको बता ही रहा था, आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब आप अपना कोई काम किसी और से बाहर से करा लेते हो तो उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इंडिया एक बहुत ही फेवरेबल डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो चीप लेबर मिल जाती है, दूसरी बात स्किल्ड लेबर मिल जाती है, तीसरी बात हार्ड वर्किंग लोग मिल जाते हैं, वो भी सस्ते में। तो ये सब आउटसोर्सिंग के फायदे हैं, और इंडिया इसीलिए एक फेवरेबल डेस्टिनेशन भी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों बस याद रखना 1995 में बना। किससे निकल के आया? इससे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? वो था गैट। ठीक है, GATT, वहां से WTO बना। इससे पहले कौन था? गैट था। ओके, तो इसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट बायलेटरल ट्रेड क्या होता है सर? बायलेटरल ट्रेड होता है बच्चों जो दो नेशंस के बीच में होता है। मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? जो मल्टीपल नेशंस के बीच में होता है। टैरिफ बैरियर का मतलब टैक्स बैरियर। नॉन टैरिफ कौन से होते हैं? जो टैक्सेस से रिलेटेड नहीं है, सीलिंग्स है, यानी क्वांटिटी सीलिंग्स है। उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कुछ लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फायदे में बताते हैं,
और कुछ लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। तो सबसे पहले फेवर वाला देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फेवर का क्या मतलब है सर? इससे क्या क्या फायदा हुआ? देखो हमारा इकोनॉमी ग्रो हुआ, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जब इकोनॉमी खुल गई तो इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हमारे पास, एक्सपोर्ट बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हुआ और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। ये सारा का सारा हम बेनिफिट्स में लिखते हैं। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हम लोग बोलेंगे भैया कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज तक हम सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं, जो आज भी हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बेरोजगारी, एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान ही नहीं गया, पूरे रिफॉर्म्स में, पूरे एलपीजी में एग्रीकल्चर पे किसी का ध्यान नहीं है। इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत स्लो थी, बहुत स्लो थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं थी, कोई दिक्कत है, उसको कोई सॉल्व भी नहीं कर पा रहा। इसके बाद इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने जितनी भी डिसइन्वेस्टमेंट करी थी वो सब इनइफेक्टिव थी, कोई फायदा नहीं था, दैट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसके बाद टैक्स पॉलिसी भी बहुत अच्छी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर पाए, बाकी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा फैल गया। कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा का मतलब है कि लग्जरीज और ये सारी चीजें ज्यादा फैल गई, जो हम आज भी देखते हैं कि लोग कर्जे में जा जाके भी एप्पल आईफोन खरीद रहे हैं। तो कंज्यूमरिज्म ही तो है कि दिखावे के चक्कर में ले लिया, बट कर्जा अब भी है। पैसा कौन लेके जा रहा है? सारा का सारा यूएस लेके जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ बहुत ही अनबैलेंस थी। अनबैलेंस का मतलब एक एरिया डेवलप हो गया, दूसरा हुआ ही नहीं। देन वी हैव डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ जिसके अंदर 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। कब हुआ था जी? 2016 में। प्लीज ध्यान रखना है, सन ईयर याद रखना है बेटा, ठीक है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है ये एक, यानी टैक्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बनाया गया था। टैक्स इवेजन ना हो, चोरी ना हो, इसलिए किया गया था। सेविंग्स को लोग बैंक में रखें, घरों में ना रखें, इसलिए किया गया था। और उसके बाद हम क्या बनाना चाहते थे? कैश लाइट इकोनॉमी बनाना चाहते थे। देन वी हैव जीएसटी। जीएसटी भी बच्चों आपको बस पता होना चाहिए कि 2017 में आया और इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके वन नेशन वन टैक्स को फॉलो किया और पूरे देश में आज एक ही टैक्स चलता है इनडायरेक्ट में, जो कि है जीएसटी। दैट्स ऑल गाइज, ये था हमारे पास यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 इज ऑल डन। इसके अंदर मेनली हमारी इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा। अगले यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 2, जिसमें हम अब जनरल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि हमारे देश में आजादी के बाद कौन कौन सी जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं और उसको टैकल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। 4 चैप्टर है मेनली। ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। 4 चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट 2 भी हो जाएगा समाप्त। चलो अब जल्दी से उस पर चलते हैं। चलो जी शुरू करते हैं बच्चों हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ। तो देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले ये जान लो कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग ये बोलेंगे कि प्रोडक्शन करने के लिए 2 ही चीजों की जरूरत है फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया मशीनरी, राइट, जैसे कैमरा है, ये माइक है, ये स्मार्ट बोर्ड है, ये सारे फिजिकल कैपिटल हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ही ना हूं तो ये सब अकेले तो नहीं चल सकते, तो मेरी भी जरूरत है, यानी ह्यूमन की भी जरूरत है। तो जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, जब भी आप देखते हो कि इकोनॉमी में कोई अच्छी एक्टिविटी हो रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे 2 ही चीजें इंवॉल्व है, फिजिकल कैपिटल भी और ह्यूमन कैपिटल भी। तो सर फिजिकल कैपिटल क्या होता है? देखो जितने भी इनपुट चाहिए प्रोडक्शन के लिए, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, सब फिजिकल कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोग हो गए, है ना। हमारी जितनी भी स्किल्स हैं जो एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से आती हैं, उस सबको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। सर व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है बच्चों जब हम एडिशन करते चले जाते हैं ह्यूमन कैपिटल में। हर साल नए बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, नए बच्चे स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं, नए नए लोग सीख रहे हैं, स्किल्स ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। अब सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए बच्चों थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा। सर किस चीज पे? एजुकेशन पे खर्चा करते हैं लोग। आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, अलग अलग कोर्सेज लेते हो, नई नई चीजें सीखते हो, खर्चा करते हो ना। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सबसे पहले होता है। देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। कितना ही पढ़ लिख जाओ, अगर हेल्दी ही नहीं होगे तो फिर काम कैसे करोगे, प्रोडक्टिव कैसे बनोगे? इसीलिए हेल्थ पे भी खर्चा करना पड़ता है। लोग मेडिसिन पे खर्चा करते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सी होती हैं? जो आपको बीमारी से बचाती हैं, ठीक है, प्रिवेंट करती हैं कि आपको बीमारी ना लगे। क्यूरेटिव मेडिसिन कौन सी होती है? जो आप एक बार बीमार हो गए तो आपको ठीक करेंगी, पैरासिटामॉल, ठीक है। और सोशल मेडिसिन कौन सी होती है? जो लोगों को देनी पड़ती है ताकि सोसाइटी में वो हेल्थ को लेके अवेयर रहें, उनको अपनी फिटनेस के बारे में चीजें पता हो, दैट इज अ सोशल मेडिसिन। तो ये सारा खर्चा करना पड़ता है हेल्थ पे। तीसरा खर्चा करना पड़ता है बच्चों इंफॉर्मेशन पे। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर्स बाय करते हैं, बहुत सारे करियर काउंसलिंग के लिए वो पे करते हैं। तो क्यों पे कर रहे हैं भैया? इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, है ना। लोग अलग अलग ईमेल सब्सक्राइब करके रखते हैं लोगों की मेलिंग लिस्ट में, ताकि उनके पास आता रहे कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीजें। तो वो सब क्या हो रहा है? वो सब इन्फॉर्मेशन पे खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो पहले वो काम सिखाएंगे आपको, पहले वो आपको ट्रेन करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके बाद माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपना शहर छोड़ के किसी और जगह जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेशन। आपका पैसा बढ़ता है, आपकी कमाई ज्यादा हो जाती है माइग्रेटेड प्लेस से। क्यों? देखो क्या लिखा हुआ है,
earnings as enhanced earnings in the migrated place is more than the increase in cost due to migration। जब भी आप माइग्रेट करोगे तो यार देखो कॉस्ट तो आएगी, खर्चा तो आएगा, आप अपना शहर छोड़ के जाओगे, नए शहर में जाओगे, रहना खाना पीने का खर्चा बहुत है, लेकिन जो आपकी अर्निंग होती है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो आप झेल जाते हो। तो ये सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं। इस तरीके से एक इंसान का और डेवलपमेंट हो सकता है और देश में नया नया रिसोर्स डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा स्किलफुल लोग, ज्यादा इस तरीके के नॉलेजेबल लोगों से क्या होगा, फिजिकल कैपिटल ज्यादा अच्छे से यूज हो पाएगा, मशीनें ज्यादा अच्छे से चलेंगी, रॉ मटेरियल से ज्यादा आउटपुट डेवलप हो पाएगा, उसके बाद ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग यार अच्छे से मशीन्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद इनोवेशन, नया नया कुछ ना कुछ आता रहेगा, नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर पाएंगे, मॉडर्नाइजेशन होगा, लोगों का व्यवहार, लोगों का सोचने का तरीका, उनका थॉट प्रोसेस सब बदल जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बदलेगी। क्यों बदलेगी सर, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ पे भी लोग खर्चा करेंगे ना, तो लाइफ तो ज्यादा जिएंगे, लंबा जीवन जिएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, लोगों का रहना सहना बेहतर होगा, पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल होगी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट अच्छा होगा तो फैमिली प्लानिंग वगैरह भी कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा हम 2 हमारे 11, तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतना डेवलप करने के लिए, स्कूल्स नहीं बना सकते, कॉलेजेस नहीं बना सकते, हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा इनएफिशिएंसी है, जहां पे स्कूल्स हैं वहां टीचर्स नहीं है, जहां पे टीचर्स हैं वहां स्कूल्स नहीं है, इनएफिशिएंसी है, काम ठीक से नहीं हो पाता। ब्रेन ड्रेन, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते हैं, देश छोड़ के ही चले जाते हैं, तो ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा कारण है जहां डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नौकरियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी नौकरियां अवेलेबल नहीं है, तो दिक्कत तो रहेगी। इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा हैं, रूरल अर्बन एरियाज में ही आप देख लो, या अर्बन अर्बन में भी देख लो, एक अर्बन एरिया ज्यादा डेवलप्ड होगा, एक कम डेवलप्ड होगा। मैन पावर की प्लानिंग नहीं हो रही, अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पा रही सरकार कि कितने लोग अवेलेबल हैं, इनको कहां लगाना है, ये नहीं हो पा रहा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी काफी पीछे है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा सवाल आता है बच्चों, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है सर। तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना ह्यूमन कैपिटल एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल इंसान को देखता है बस एक जरिए की तरह से कि भैया इंसान होगा तो वो प्रोडक्शन करेगा तभी मशीनें चल पाएंगी, तो ह्यूमन कैपिटल इंसान को देख रहा है बस एक नीड कि हाँ भाई इसकी जरूरत है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर है, सब कुछ है, उसके लिए एजुकेशन और हेल्थ इंटीग्रल पार्ट है, होना ही चाहिए। ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है, हेल्थ और एजुकेशन होगा तो बढ़िया बात है, हमारा रिसोर्स अच्छा काम करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल इंसान को सिर्फ एक रिसोर्स के तरीके से देख रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये बोल रहा है कि इंसान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस प्रकृति का, जो कि जरूरी है। समझ गए। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो एजुकेशन और हेल्थ को कंसीडर करता है एज मींस की लेबर प्रोडक्टिव होगी, बेहतर सामान बनाएगी, वाइल ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल बोलेगा कि भैया एजुकेशन और हेल्थ मींस है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि वो इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग को मानता है एक मींस, एक जरिया, ह्यूमन डेवलपमेंट मानता है एंड, यानी अपने आप में आत्मनिर्भर, अपने आप में संपूर्ण, कंप्लीट। ठीक है, तो ये सब था बच्चों हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक और चैप्टर की तरफ, यूनिट नंबर 2 में पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, छोटा सा चैप्टर, बड़े आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। शुरू करते हैं बेटा जी रूरल डेवलपमेंट। सर रूरल डेवलपमेंट क्या है, देखो नाम में ही है रूरल और डेवलपमेंट। रूरल क्या है, गांव वाले क्षेत्र, डेवलपमेंट क्या है, उनकी तरक्की। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल में ऐसा प्रोसेस बनाना ताकि इंप्रूव हो पाए सभी एस्पेक्ट्स रूरल लाइफ के। ठीक है, अब कैसे हो पाएगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो, लोगों को डेवलप करो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ, गरीबी को कम से कम करने की कोशिश करो, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बढ़ाओ। तो ये तरीका है ह्यूमन को आगे बढ़ा के रूरल डेवलपमेंट करने का। ठीक है जी, अगला क्या आता है, अब देखो अब इसके अंदर बच्चों हम कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास रूरल एरियाज में आते हैं। तो देखो मेनली बच्चों 4 तरीके के चैलेंजेस हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहली पैसे की प्रॉब्लम यानी क्रेडिट, दूसरी मार्केटिंग की प्रॉब्लम यानी कि किस तरीके से हम सामान को मार्केट करें, तीसरी किसान ये ढूंढ रहा है कि यार एग्रीकल्चर के अलावा भी कोई और साधन है पैसे कमाने का, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, चौथी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहला याद रखना है इस चैप्टर में, पैसे की समस्या उसको कैसे सॉल्व करें, मार्केटिंग की समस्या उसको कैसे सॉल्व करें, क्या एग्रीकल्चर से अलावा कोई और काम है जिससे पैसा बनाया जा सकता है तो वो क्या है, और चौथा ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हो। ये 4 चीजें चैप्टर में पढ़ो, चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या है भैया, पैसा चाहिए तभी तो कुछ भी होगा। कहां से पैसा आ सकता है, कुछ हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएंगे, याद करके जाने हैं। ओके चलो भाई, अब नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से होते हैं, मनी लेंडर जो जिनसे आप प्राइवेट में पैसा लेते हो, रिलेटिव्स पैसा देते नहीं है बस लिखा हुआ है, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट का क्या मतलब है, जो कमीशन पे आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, रिच लैंडलॉर्ड्स जो बहुत अमीर हैं,
उनसे आप पैसा ले सकते हो। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएंगे। ये इंस्टीट्यूशंस हैं अपने आप में जिनका काम ही क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, सोसाइटीज हैं जिसके अंदर सोसाइटी अपने मेंबर्स को बहुत अच्छे लेवल पे पैसा प्रोवाइड करती हैं एक मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जिनका पर्पस ही लैंड के डेवलपमेंट के लिए पैसा देना होता है। तीसरा कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स में मेनली एसबीआई एंड अदर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ज्यादा बात होती है। रीजनल रूरल बैंक्स, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रीजन वाइज पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। सरकार खुद भी पैसा देती है। नाबार्ड सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स बॉडी है। जब भी हम रूरल बैंकिंग की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सबके पिताजी हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई, वैसे ही रूरल क्रेडिट के लिए नाबार्ड। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स या माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ 8-10 छोटे छोटे लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और अपनी पर्सनल आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं छोटे फाइनेंस के लिए, उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सर अब फाइनेंस में? तो प्रॉब्लम्स थी बच्चों इनसफिशिएंसी, इतना अवेलेबल नहीं था जितना चाहिए। कवरेज नहीं थी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, इंस्टीट्यूशनल बस लिमिटेड एरिया तक ही सीमित है। सैंक्शन नहीं होता लोन जितने की जरूरत है, इनएडिक्वेट सैंक्शन होता है, 1 लाख लेने के लिए जाओगे 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा। अटेंशन नहीं मिलती गरीब किसान को, और ड्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो ये सबसे पहले मेजर प्रॉब्लम थी हमारे पास फाइनेंस की। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों? मार्केटिंग की समस्या। अब मार्केटिंग में क्या होता है सर मार्केटिंग में तो बहुत सारा एक बड़ा प्रोसेस है, तो मैंने आपको याद दिलाया हुआ है। मार्केटिंग में होता है सर जीपी जीपीएसएस। जी का क्या मतलब होता है? पहले आप गैदर करो, सारा प्रोड्यूस इकट्ठा करो, फिर प्रोसेस करो, उसकी साफ सफाई करो, प्रोसेसिंग करो, फिर ग्रेडिंग करो। ग्रेडिंग का मतलब होता है ए ग्रेड बी ग्रेड, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। फिर पैकिंग करो, क्योंकि आज तो बिकेगा नहीं। फिर स्टोरेज करो, सामान को रखना भी पड़ता है, और फिर सेलिंग करो। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चों किसके अंदर आती हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो किसान फेस कर रहा है? सबसे पहले मैनिपुलेशंस। बड़ा जो ट्रेडर है ना, वो उसको मैनिपुलेट करता है, सही दाम नहीं देता, किसान बेचारा गरीब रहता है। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, किसान के पास अवेयरनेस नहीं है, मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सरकारी स्कीम्स का नहीं पता, फायदा कौन उठा जाता है? बड़े लोग। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, किसान अपना सामान स्टोर नहीं कर सकता, उसको डर लगता है खराब ना हो जाए तो उसको सस्ते में बेचा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है किसान को, ठीक है। सरकार ने क्या करा? सरकार ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हर चीज का सॉल्यूशन दे दिया। कैसे कैसे सॉल्यूशन दिए? रेगुलेटेड मार्केट्स बना दी। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब कि मार्केट्स में रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए, कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, कोई भी कुछ भी धोखाधड़ी नहीं करेगा, ये है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा सरकार ने कि आप अच्छे तरीके से वेयर हाउसेज में अपना सामान रख सकते हो, गोडाउन्स दिए, कोल्ड स्टोरेजेस दी, आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमारे से रेंट पे ले लो। उसके बाद बच्चों कोऑपरेटिव मार्केटिंग सरकार ने डेवलप करा, सरकार ने प्रमोट करा कोऑपरेटिव मार्केटिंग को कि भैया मिलजुल के मार्केट कर लो, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, कम से कम इतना दाम हम आपको देंगे आपकी फसल का। बफर स्टॉक मेंटेन कर सकते हो आप। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन शॉप्स बनाई, जिसमें सरकार किसान से ही सामान खरीदता है और फिर गरीबों में बांटता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव चैनल्स। एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव चैनल्स का क्या मतलब होता है कि किसान के पास अदर देन फार्मिंग कौन कौन से ऑल्टरनेटिव चैनल्स हैं जहां से वो पैसा कमा सकता है। तो जब हम एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव चैनल्स की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, गरीबी कम होगी, है ना, गरीबी कम हो जाएगी ओवरऑल। तो डाइवर्सिफिकेशन पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए करा गया था, और इसके अंदर 2 तरीके की चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले या तो आप क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर लो। क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने का मतलब कि भैया आप एक फसल मत उगाओ, आप 2 से 3 फसल उगाओ साल में, अलग अलग सीजन के हिसाब से, ताकि आप सीजनल ना रहो, 12 के 12 महीने पैसा कमाओ। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर आप अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ा लो। प्रोडक्टिव एक्टिविटी का क्या मतलब है कि सर खेती के साथ साथ और भी कोई काम कर लो। तो सर कौन कौन सा काम है जो खेती के साथ किया जा सकता है? तो इसके अंदर हम लोग ये सारे के सारे एरियाज पढ़ते हैं बच्चों। कौन कौन से एरियाज हैं? या तो आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री समझते हो? पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री इज पशुपालन। सर पशुपालन का मतलब भैया रेजिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। डेयरी कर सकते हो, दूध दही पनीर बेच सकते हो। फिशरीज बहुत पॉपुलर है, फिशेस केरला में तो बहुत ज्यादा चलता है। हॉर्टिकल्चर होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, हनी, इन सब में डील करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड भी कुछ काम कर सकते हो। नेक्स्ट चैलेंज आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। चौथा चैलेंज, पहला क्रेडिट का था, दूसरा मार्केटिंग का था, तीसरा किसान खेती से हट के क्या कर सकता है। तो ये सारे बिजनेसेस हैं। उसके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब होता है भैया, हम लोग केमिकल से हटा के
अदर देन केमिकल्स खेती करेंगे, ठीक है, मतलब हम पुरानी टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे क्रॉप रोटेशन, एक बार एक लगाई अगली बार एक और लगाई, ग्रीन मैन्योर यूज करेंगे यानी केमिकल लेस मैन्योर यूज करेंगे, कंपोस्ट यूज करेंगे, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज करेंगे। हम बेसिकली केमिकल से बच रहे हैं, ठीक है। क्या क्या फायदे होंगे, ये सस्ता है, आपको कुछ महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट काफी होता है, बाहर बहुत डिमांड आती है इस फूड की, हेल्दी फूड है, एम्प्लॉयमेंट देता है काफी लोगों को, एनवायरमेंट सेफ रहता है, मिट्टी खराब नहीं होती हमारी, है ना, और सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चैलेंजेस आए बच्चों, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इट इज़ नॉट दैट पॉपुलर जितना होना चाहिए, तो बहुत पॉपुलर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे पास, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, फूड जल्दी खराब भी हो जाता है तो फटाफट बेचना पड़ता है तो नुकसान हो जाएगी, और लिमिटेड क्रॉप्स हैं जो ऑर्गेनिकली ग्रो करी जा सकती हैं, सारी नहीं करी जा सकती, ठीक है, कहीं ना कहीं केमिकल चाहिए। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट का अगर हम ओवरऑल असेसमेंट करें तो हमें डाइवर्सिफिकेशन पे स्ट्रेस करना है, फैसिलिटीज बेटर अब अवेलेबल हैं पहले के कंपैरेटिवली, रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज के साथ लिंक करना पड़ेगा तभी चीजें हो पाएंगी, और फोकस करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीजों पे, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, यानी हमारी जनरेशन भी इंजॉय कर पाएगी और आने वाली जनरेशन भी इंजॉय कर पाएगी। तो पहली चीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा बच्चों, दूसरी चीज रूरल डेवलपमेंट पढ़ा बच्चों। अब चलेंगे एक और तीसरे चैप्टर की तरफ जहां पे हम लोग एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे तीसरे में, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करेंगे चौथे में। तो वन बाय वन इनमें भी खत्म करते हैं, यूनिट 2 भी आपका हो जाएगा समाप्त। शुरू करते हैं बच्चों एक और नया टॉपिक जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे सर वर्कर कौन होता है। तो बच्चों वर्कर कोई भी इंडिविजुअल जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उसको हम वर्कर बोलेंगे, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो मैनेजर हो, लेबर हो, डॉक्टर हो, बार्बर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी काम कर रहा है तो वो वर्कर है। उसके बाद सर हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है सर लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स का मतलब होता है बच्चों हमारे पास वो सभी लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं और वो लोग जो अभी काम ढूंढ भी रहे हैं। तो लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है, वो सभी लोग जो काम कर भी रहे हैं और काम ढूंढ भी रहे हैं, सबको जोड़ दो, यानी टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं प्लस कितने काम करना चाहते हैं, उसको हम लेबर फोर्स बोलते हैं। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलता है, तो जो रेशो है लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन की, यानी लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन कर दो तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकल जाएगा। वर्क फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग आते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। इसमें तो दोनों आ गए थे ना, सपोज काम करने वाले 60 हैं, जिनके पास अभी काम नहीं है अब वो 40 हैं, तो टोटल 100 थे इसके अंदर। यहां पे वो आएंगे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ 60 जिनके पास एक्चुअली काम है। इसमें से ये माइनस कर दो तो बेरोजगार निकल जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयड निकालना है तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, प्लीज ध्यान रख लेना, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। वर्कर पॉपुलेशन रेशो कैसे निकलती है बच्चों, बड़ा आसान है, नाम में ही है, जितने भी वर्कर्स हैं डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। उसके बाद सर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भैया, जानते हो आप एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो इंसान विलिंग भी है, एबल भी है और काम मिल भी रहा है उनको हम एम्प्लॉयड बोलते हैं। दो तरीके की एम्प्लॉयमेंट होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब आप अपने लिए काम करते हो, वेज एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी और के लिए काम करते हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन लोग होते हैं, जिनका कोई बॉस नहीं है, वो खुद के अपने खुद बॉस हैं, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये सब लोग कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। वेज एम्प्लॉयमेंट जो लोग कहीं ना कहीं किसी और के लिए काम करते हैं, उनको बदले में सैलरी या वेजेस मिलती हैं, ठीक है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट में वर्कर सेल्स इज लेबर एंड अर्न वेजेस, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और कैजुअल। तो सर रेगुलर और कैजुअल, रेगुलर कौन से होते हैं, रेगुलर होते हैं जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है, यानी हर महीने मिलनी है, उनको सैलरी के साथ बोनस, इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट्स, काफी सारी चीजें मिलती हैं, ये रेगुलर एम्प्लॉइज को मिलती है। कैजुअल वो होते हैं जो कभी अप कभी डाउन, कभी काम है कभी नहीं है, डेली वेजेस मजदूरी करनी है जैसे, तो ये कैजुअल लेबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर भी समझ गए, प्रोफेसर, टीचर्स, ये परमानेंट वाले सब रेगुलर में होते हैं। कैजुअल में जिनको डेली बेसिस पे काम करेंगे तो डेली पैसा मिलेगा। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आता है जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है, नाम में ही है बेटा जी, जॉबलेस ग्रोथ। इसका मतलब इकोनॉमी में तो ग्रोथ हो रही है, यानी इकोनॉमी में तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जॉब्स नहीं है। सर ऐसे कैसे हो जाएगा, तो देखो यार इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। तो जब टेक्नोलॉजी आएगी तो सब कुछ कंप्यूटर कर देगा, मशीन्स कर देगी, तो लोगों की जॉब्स तो जाएंगी ना यार। तो ये है हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, सावधान इंडिया सवाल, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, कैजुअलाइजेशन भी और इनफॉर्मलाइजेशन भी। तो सर कैजुअलाइजेशन क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्कर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने लिए खुद काम कर रहे होते हैं, एक होते हैं हायर्ड जो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। अब हायर्ड में भी दो कैटेगरी है, एक है कैजुअल जिनको कभी कभी काम मिलता है और एक है रेगुलर
जो परमानेंट पेरोल पे होते हैं। तो देखो कैजुअलाइजेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कैजुअल में लोग ज्यादा जाना पसंद कर रहे हों, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज टू कैजुअल वेज वर्क, इसको कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। सर फॉर्मलाइजेशन क्या होता है या इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो इनफॉर्मलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन को पढ़ने के लिए आपको दो प्रकार के वर्कर्स और पढ़ने पड़ेंगे, एक है फॉर्मल वर्कर्स, एक है इनफॉर्मल वर्कर्स। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर्स में क्या फर्क होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। फॉर्मल वर्कर्स जितने भी हैं वो सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और इनफॉर्मल वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। अब सर ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बच्चों सारे के सारे सरकारी विभाग आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और उसके साथ साथ सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट में हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं तो आप फॉर्मल में हो, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट में हो जिसमें 10 से कम लोग हैं, ठीक है, मतलब एक लोग हैं, दो लोग हैं, अकेला बिजनेसमैन कोई है, सारे के सारे बार्बर, चार्टर अकाउंटेंट, छोटे मोटे जो लोग अकेला काम कर रहे हैं, सब किसके अंदर आ जाएंगे? लॉयर्स अगर अकेले काम कर रहे हैं, टीचर्स अपने लिए खुद कोई घर पे पढ़ा रहा है, सब किसके अंदर आ जाएंगे? सारे के सारे इनफॉर्मल में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मल क्या है हमारे पास? ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स व्हिच एम्प्लॉय 10 और मोर, इसको हम फॉर्मल में ले लेते हैं। इनफॉर्मल कौन सा है? सारी की सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसके अंदर 10 से कम लोग काम करते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? देखो नाम में ही है, एक ऐसा सिचुएशन जब वर्कफोर्स बढ़ता जाता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, ठीक है। बेरोजगारी क्या होती है यार, आप सब जानते हो। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, काम करना चाहता है, एज वेल एज एबल टू वर्क, काम करने की एबिलिटी भी है, बट ही इज स्टिल नॉट गेटिंग द वर्क, उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कितने कितने तरीके का होता है? डिस्गाइज्ड आप जानते हो। सर डिस्गाइज्ड क्या है? जहां पे जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं उसको डिस्गाइज्ड बोलते हैं। सीजनल क्या है? जहां पे एक सीजन में काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है। ओपन क्या होता है? एक इंसान एक पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करना चाहता है लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है, उसको ओपन बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेटेड होता है, जब पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा होता उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल क्या होता है? साइक्लिकल होता है जब बूम है, बूम का मतलब मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तब जॉब है, लेकिन जब रिसेशन आया, जब बिजनेस डाउन है, जब डिमांड नहीं है तो जॉब छूट गई, जॉब नहीं है तो वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल होता है टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स, एक जॉब छोड़ी दूसरी नहीं मिली, बीच में बेरोजगार हो जाओगे, फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चरल कौन सा होता है? जहां पे डिमांड फॉर स्पेसिफाइड टाइप ऑफ वर्कर्स होता है, सप्लाई किसी और की होती है। सपोज मुझे बेसिक काम आता है, ज्यादा काम नहीं आता, अब डिमांड किस चीज की है? एआई वाले लोगों की, जिनको एआई चलाना आता है, तो मेरी जॉब गई तो मैं कौन सा बेरोजगार हो जाऊंगा? स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। बेरोजगारी के क्या क्या कारण है बताओ जी। अब बेरोजगारी के क्या क्या कारण है? तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, एग्रीकल्चर में ज्यादातर लोग हैं और एग्रीकल्चर ही डेवलप नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है, हम जानते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का है, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री बहुत कम है, ना के बराबर है, कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत कम हो चुकी है, प्लानिंग ठीक से नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग सेम ही है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट भी लोग नहीं करते, सेविंग्स भी लोग नहीं करते, तो पैसा नहीं होता, ठीक है। रेमिडियल मेजर्स, क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या किया जाए? तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है जीडीपी बढ़ाओ। जीडीपी बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ने से। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जब लोगों को काम मिलेगा, लोग काम करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल करो तभी ज्यादा लोगों तक रिसोर्सेज पहुंचेंगे। एग्रीकल्चर पे फोकस करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा हमें। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सरकार को चलाने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को डेवलप करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोगों को जॉब्स दिलवाते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे और मैन पावर की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा सवाल आता है, क्या सरकार किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है? तो गवर्नमेंट बच्चों दो तरीके से एम्प्लॉयमेंट देती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे देती है? डायरेक्टली जॉब्स देके, सरकारी विभाग में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, आर्मी में, जो भी चीजें गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट जॉब्स देती है ना, तो वो तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया। इनडायरेक्ट सरकार कैसे हेल्प कर सकती है? स्टार्टअप्स को पुश करके, बिजनेसेस को पुश करके। देखो बिजनेसमैन को हेल्प करेंगे तो वो बिजनेसमैन अपने साथ साथ 10 परिवार को, 10 लोगों को और जॉब देगा, है ना। तो ऐसे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और इनडायरेक्ट भी, दोनों होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स भी चला सकती है बच्चों, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो गया, मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। तो इस तरीके की स्कीम्स भी हैं हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मनरेगा में क्या हुआ था? इसके अंदर 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गारंटी करता है।
इसको भी ध्यान रखना है। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसका भी रिवीजन अच्छे तरीके से हो गया होगा और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी काफी चीजें समझ में आई होंगी। अब बैठ के याद कर लेना, ठीक है। चलो भाई इस यूनिट के आखिरी चैप्टर पे चलते हैं जिसके अंदर हम एनवायरमेंट के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे और फिर ये यूनिट भी समाप्त। चलो भाई शुरू करते हैं। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले एनवायरमेंट क्या होता है, तो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, टोटल प्लैनेट पे कितना इनहेरिटेंस है, उसको हम लोग पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, चाहे वो बायोटिक एलिमेंट्स हो चाहे वो एबायोटिक एलिमेंट्स हो। बायोटिक का मतलब लिविंग, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक में क्या क्या आ जाएंगे, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट, इसमें अंदर एयर, वाटर, लैंड, ठीक है जी। एनवायरमेंट का क्या काम है, पहला इंपॉर्टेंट सवाल, सर एम्प्लॉयमेंट का क्या काम है, एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आपको सारे रिसोर्सेज देता है, सारा का सारा वेस्ट एसिमिलेट करता है। देखो कितना सारा वेस्ट प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री से, बिल्डिंग से, घरों से, कॉलोनीज में दुनिया भर का वेस्ट होता है, वो सब कहाँ जाता है, एनवायरमेंट एसिमिलेट कर लेता है। एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन, वाटर, एयर सब कौन दे रहा है, एनवायरमेंट दे रहा है। एस्थेटिक सर्विसेज, कितने सुंदर सुंदर हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स सब कहाँ से आ रहे हैं, एनवायरमेंट से आ रहे हैं। एनवायरमेंट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है सर, एनवायरमेंट में क्राइसिस क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्यों फ्लड्स आ रही हैं, क्यों सूखा पड़ा है कई जगह, क्यों बारिश टाइम से नहीं हो रही, क्या हो रहा है एनवायरमेंट में, क्राइसिस क्यों है। नंबर 1, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, लोग इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, पेड़ पे पेड़ काट रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहा है ना, एनवायरमेंट भी परेशान हो गया है, तो इसीलिए सारी क्राइसिस हो रही है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से भी बाहर जा रहा है। सर कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी में बच्चों हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन है वो कम होना चाहिए रिसोर्स के रीजनरेशन से। इसका ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप जितना रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो कम हो, रीजनरेशन रहे। और दूसरा जो वेस्ट है शुड बी विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, जो वेस्ट है वो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर अंदर होना चाहिए। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि जितना एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है बस उसके अंदर अंदर ही वेस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे ज्यादा होगा तो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएंगे। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस में आप ये चीजें भी लिख के आओगे। एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत उल्टे सीधे लोगों के कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन की वजह से ये सब हो रहा है। और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका ओजोन डिप्लीशन हो गया, ये भी मेजर इश्यूज हैं। तो ये एग्जाम में आएंगे, लेकिन सर क्या क्या, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, सर जल्दी से बता दो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखो जब भी हमारे आसपास बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, पॉल्यूशन की वजह से, तो एनवायरमेंट में गर्मी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। उससे बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे आइस मेल्ट हो रही है, तो बहुत सारे एनिमल्स स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जैसे पोलर बियर्स। और बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के अंदर लिख देते हैं। ओजोन डिप्लीशन, जब ओजोन लेयर डिप्लीट होती चली जाती है, ये किसकी वजह से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बच्चों कहां पे मिलते हैं, कूलिंग सब्सटेंस में मिलते हैं, जैसे एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूजेज कम करने के लिए बहुत सारे नेशंस ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक ट्रीटी है जिसके अंदर बहुत सारे नेशंस ने ये बोला कि भैया हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूजेज ना के बराबर कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, जिससे ओजोन लेयर को बचाया जा सके और ओजोन डिप्लीशन ना हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ओजोन डिप्लीशन में हम लिख देते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बता ही दिया, एक ट्रीटी है डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेसिंग आउट सीएफसीज, ठीक हो गया। अब इंडियन एनवायरनमेंट को क्या क्या चैलेंजेस है, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले जो मेजर चैलेंज आ जाता है वो है एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है। वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन समझते हो, जब सॉइल की लेयर ऊपर वाली चली जाती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, ये मेजर इश्यूज हैं। अब देखो मेजर इश्यूज में कौन कौन से हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 4 मेजर इश्यूज हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए सर, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब होता है लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाना, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ओवरऑल क्वालिटी सॉइल की, वाटर की, वेजिटेशन कंडीशन की, ये सब खराब होता है, इसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें तो इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। पेड़ों का कटना बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज लग रही है, खेत काट काट के लोग शहर बसा रहे हैं, तो ये सारा का सारा डिफॉरेस्टेशन है। सॉइल इरोजन, मिट्टी की अपर लेयर जब वॉश आउट हो जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से या फ्लड्स की वजह से, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली डिफाइन करा जाता है एक ऐसी टर्म जहां पे हम लाइफ ऑन अर्थ को डिफाइन कर रहे हैं, है ना, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दैट इज इट रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग। तो प्लांट्स देखो डिस्टर्ब्ड हैं, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस, तो सबके साथ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन यार सब जानते हैं, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
अब आता है बच्चों हमारे आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 100% एग्जाम में आ रहा होगा, इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई। देखो ये 100% वाले टॉपिक हैं, 100% वाले टॉपिक हैं, इनके बिना पेपर नहीं बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैंने तुम्हें बोल दिया पेपर में आएगा तो देखो परसों आएगा, ठीक है ना? तो इसको तुम बढ़िया तरीके से चिपका के आना, याद कर लो आज, सही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखो बच्चों, डेवलपमेंट होना चाहिए सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब जो लंबा चले, सही है ना? बहुत जल्दी से खराब ना हो। तो हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हम भी यूज कर ले और हमारे आने वाली जनरेशंस भी यूज कर ले। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। कैसे कर सकते हो? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करो, सोच समझ के। नॉन रिन्यूएबल को सब्स्टिट्यूट कर दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। नॉन रिन्यूएबल क्योंकि एक बार खत्म हो गए तो नहीं आएंगे वो दोबारा, तो उनको सब्स्टिट्यूट करो रिन्यूएबल से, जो आ जाएंगे। इनपुट एफिशिएंट बनो, यानी कम खर्चे में ज्यादा काम करो, कम यूजेज में ज्यादा काम करो, जैसे क्विक रिवीजन, कम टाइम में ज्यादा फायदा। इनपुट एफिशिएंट। पॉल्यूशन कंट्रोल करो और पॉपुलेशन भी कंट्रोल करो, ठीक है? स्ट्रैटेजीज बच्चों जरूर आती है एग्जाम में कि किस तरीके से क्या क्या स्ट्रैटेजी सरकार ले ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जा पाए। कोई भी 5 याद रख लेना। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यूज करो भैया, पानी वाली एनर्जी से बचो। क्लीनर फ्यूल्स यूज करो, जैसे सीएनजी, एलपीजी यूज करो। मिनी हाइडल प्लांट्स लगाओ। ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करो, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, केमिकल फार्मिंग ना करके। बायो कंपोस्ट यूज करो, बायोपेस्ट पे कंट्रोल करो और अनसस्टेनेबल पैटर्न्स को खत्म करो, सस्टेनेबल चलाओ। जैसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करो रादर देन पर्सनल। तो ये सब बच्चों किसके अंदर आ जाता है? एनवायरमेंट वाले टॉपिक में आ जाता है। अब इसके बाद सर क्या करेंगे? यूनिट 2 भी समाप्त हो गया। 4 चैप्टर छोटे छोटे कौन कौन से? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा, रूरल डेवलपमेंट पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट पढ़ा और एनवायरमेंट पढ़ा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, और चैप्टर समाप्त, उसके साथ साथ यूनिट भी समाप्त, उसके साथ साथ सिलेबस भी समाप्त। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। अब चलो उस पे चलते हैं। अब ये है बच्चों हमारे पास बिल्कुल लास्ट यूनिट, और इस यूनिट के अंदर हम लोग तीनों ही कंट्रीज की पॉलिसीज, सर 3 कंट्री कौन सी? एक तो हमारी अपनी इंडिया और हमारे आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं, सबसे पहला है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चाइना हमारे से बहुत आगे और जो पाकिस्तान है वो हमारे से बहुत ही पीछे है। हाँ, कुछ चीजों में हमारे से आगे है, जैसे गरीबी में, तो वो चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखो क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ऑल द 3 कंट्रीज हैव सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज। तीनों ही नेशंस में सिमिलैरिटीज थी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज में। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। तीनों ने ही अपना डेवलपमेंट पाथ सेम टाइम पे चालू किया था। सेम टाइम पे कैसे किया था सर? तो देखो प्लानिंग लिखा हुआ है हमारे पास, तीनों ने ही अपना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, जैसे हमारी प्लानिंग हुई थी वैसे ही पाकिस्तान में भी हुई थी, वैसे ही चाइना में भी हुई थी। बस ये ध्यान रखना कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए और चाइना कब शुरू हुआ, चाइना कब डेवलप हुआ? 1949 में, ठीक है? अब देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सबसे पहले इंडिया 1951, पाकिस्तान 56, चाइना 53, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान की सिमिलर स्ट्रैटेजीज थी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चुना था, ठीक है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी ली थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर रिलाय किया था। इंडिया और पाकिस्तान की मेजर सिमिलर स्ट्रैटेजीज थी, ठीक है? और 1980 तक तीनों ही नेशन सिमिलर ग्रोथ रेट पे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आया और चाइना बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान काफी पीछे रह गया, ठीक है? अब देखो बच्चों, इंडिया की पॉलिसीज तो आप पढ़ के आ ही रहे हो, पूरे पिछले पूरे के पूरे 2 यूनिट्स में आपने इंडिया के बारे में ही पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमें जो मेनली पढ़ाएंगे वो चाइना की पॉलिसीज और पाकिस्तान की पॉलिसीज में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेना भैया। चाइना, जिसका फुल फॉर्म है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ठीक है? 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, मैं आपको बता चुका हूं। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ईस्टर्न एशिया में आता है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। पॉपुलेशन और लैंग्वेज की बात करें तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, और चाइना में बेसिकली सिनो तिब्बतन लैंग्वेज चलती है मेनली। इकोनॉमी की बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हमारे जैसा भारत भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तो चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता है। अब चाइना के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें आई, क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी में सबसे पहले आता है बच्चों ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग लगाना। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में बच्चों चाइना का जो मेजर पर्पस था वो था अपने देश को एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना इंडस्ट्री की तरफ। तो इसके अंदर मेनली क्या हुआ था, इसके अंदर 2 चीजों पे फोकस किया गया था। एक तो ये था कि जो फार्मिंग होगी वो एक साथ होगी, मिलके अलग अलग नहीं होंगी, यानी कम्युनिटी फार्मिंग होगी, मिलजुल के होगी। तो उसमें 26,000 कम्यून्स बनाए गए। कम्यून्स का मतलब ग्रुप्स बनाए गए, जिसके अंदर सारी फार्मिंग पॉपुलेशन एक साथ कलेक्टिवली कल्टीवेट करेगी लैंड। दूसरी चीज, हर घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगाओ, हर घर के बैकयार्ड में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए। इस पूरे के पूरे स्कीम को क्या बोला गया? जीएलएफ, ठीक है? द एम वाज टू ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, इसके अंदर बच्चों जो चाइना है, ये भी बेसिकली माओ ने शुरू किया था। माओ इनके एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं।
उनका क्या मकसद था कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं वो सारी स्किल सीखें, स्किल डेवलपमेंट हो और बढ़िया तरीके से देश को आगे लेके चलें। तो वो कहाँ भेजते थे, कंट्री साइड पे भेजते थे अपने स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, कि भैया जाओ जाके स्किल सीख के आओ। रशिया उनको सिखाता था, लेकिन बाद में चाइना और रशिया की लड़ाई होगी तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स विड्रॉ कर लिए। उसके बाद रिफॉर्म्स आए चाइना के अंदर। सर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, सारे के सारे रिफॉर्म्स, बस ध्यान रखना 2 फेसेस में आएंगे। पहले फेसेस में एग्रीकल्चर के अंदर आए और दूसरे फेसेस में मेनली इंडस्ट्री के अंदर आए। देखो हम क्या बोलेंगे, इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, और बाद में कहां पे आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे हमारे यहाँ रिफॉर्म्स आए 1991 में, वैसे यहाँ पे रिफॉर्म्स आए। बस ये ध्यान रखना, चाइना रिफॉर्म्स खुद लेके आया था, इंडिया और पाकिस्तान को रिफॉर्म्स बर्डन में लाने पड़े थे क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी। ओके, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइसेस 2 तरीके से फिक्स किए जाते थे। डुअल का मतलब 2 तरीके से। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनको बोलते थे भैया आप खरीदोगे और बेचोगे उस प्राइस पे जो सरकार फिक्स करेगी, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस के लिए मार्केट प्राइसेस पे चल जाएगा। तो फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए प्राइसेस सरकार फिक्स करेगी, क्वांटिटी सरकार फिक्स करेगी, बाकी सभी ट्रांजैक्शंस के लिए मार्केट प्राइस। उसके साथ साथ चाइना ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कि यहां पे आके इंडस्ट्री लगा लो, यहां पे आके बिजनेस लगा लो, बहुत फायदा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के बारे में कुछ चीजें पढ़ ले। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको क्या बोला जाता है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उनका इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, जैसे हमारा 15 अगस्त 1947। ज्योग्राफी, पाकिस्तान भी साउथ एशिया में है, बॉर्डर जो है सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट है। पॉपुलेशन और लैंग्वेज की बात करें तो 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, 188 मिलियन पीपल है। नेशनल लैंग्वेज इनकी उर्दू है, इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है, जैसे इंडिया का है वैसे ही इनका है। ठीक है, पॉलिसीज बच्चों इनकी क्या है, 1950 और 1960 में पाकिस्तान में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन कुछ भी बहुत ज्यादा काम नहीं करा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया यहाँ पे भी। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी बहुत फर्क पड़ा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो प्रोडक्शन तो डेवलप हुआ, इनका प्रोडक्शन हुआ काफी ज्यादा। पब्लिक सेक्टर ने यहाँ पे भी मेजर रोल निभाया। 1970 में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब पब्लिक सेक्टर ने बोला भैया हम मेजर रोल निभाएंगे, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर ही उसको डीनेशनलाइज कर दिया गया। उनको समझ में आ गया कि अकेले तो हमारे से नहीं चलेगा इसे। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का बहुत रोल है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट सारा का सारा बाहर से आता था। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये एक तो बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी इनकी। दूसरी बात, ये हाईली डिपेंडेंट थे गिफ्ट्स और ग्रांट्स के ऊपर, क्योंकि इनके पास वैसे कोई एक्सपोर्ट तो कुछ होता नहीं है, तो हाईली डिपेंडेंट थे गिफ्ट्स के ऊपर, ग्रांट्स के ऊपर। तीसरा, मिलिट्री रोल इसके अंदर चलता था, मिलिट्री रूल, आई एम सो सॉरी, मिलिट्री रूल आज भी चलता है। आप अभी भी देखो इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा नहीं करा, तो मिलिट्री रूल है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये सारी चीजें पाकिस्तान के बारे में हमें बुक्स में पढ़ाई जाती हैं और यही हमें वहां पे लिख के आनी है। ठीक है जी, तो ये सब पाकिस्तान के बारे में हो गया। रिफॉर्म्स 1988 में आए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, चलो भाई, अब बच्चों कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो पॉपुलेशन की बात करें, अभी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे आगे निकल गया है, बट हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी में अभी तक चाइना है, तो हम चाइना ही लिख के आएंगे। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड और इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, देखो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लोएस्ट है चाइना में। क्यों सर, बहुत तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि इनकी पॉलिसीज जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी वगैरह आई, जिस वजह से ग्रोथ रेट इनका कम हो गया। इंडिया का 1.03 है, पाकिस्तान का 2.05, तो सबसे तेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान का है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बच्चों, इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो चाइना में लोएस्ट है क्योंकि इनके पास लैंड बहुत ज्यादा है, और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है जी, सेक्स रेशो की हम बात करते हैं। सेक्स रेशो क्या होता है सर, सेक्स रेशो होता है कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, तो लोएस्ट है इंडिया में। तो ये शो करता है कि इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया के अंदर प्रेफर किया जाता है मेल चाइल्ड को ओवर अ फीमेल चाइल्ड। ठीक है, तो ये इंडिया में सबसे खराब बात है सेक्स रेशो। फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें बच्चों, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब एक विमेन अपने फर्टाइल एज में ज्यादा बच्चों को जन्म देगी, कहां पे, पाकिस्तान में। ओके, अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, यानी कि शहरीकरण, कितने ज्यादा शहर बन चुके हैं, तो चाइना सबसे ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, अर्बनाइज हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान में फिगर्स बहुत कम है। इसके बाद बच्चों हम ग्रोथ इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो ग्रोथ में बस आप ये चीज ध्यान रख लेना कि चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आया है, इंडिया का ग्रोथ रेट ऊपर गया है, और पाकिस्तान बस नीचे ही चल रहा है, पाकिस्तान बैलेंस्ड ही चल रहा है। तो देखो 80 से 90 में चाइना का 10.3% का ग्रोथ रेट था, जो 6.8% हो गया, गिर गया। पाकिस्तान 6.3 से 5.3 पे आ गया, ये भी नीचे आ गया। इंडिया 5.7 पे था, जो बढ़ के 7.3 पे आ चुका है। तो इंडिया ग्रो कर रहा है तीनों में सबसे तेज।
ठीक है जी। तो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बच्चों पता होने चाहिए, ग्रोथ इंडिकेटर्स हो गए। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन में चाइना सबसे अच्छा है। चाइना सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि चाइना के लोग जहां पे एंगेज्ड हैं उनका जीडीपी भी वहीं से आता है। वहीं इंडिया और पाकिस्तान में गड़बड़ है। इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में है, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो इंडिया और पाकिस्तान ध्यान रखना, सेक्टर वाइज बहुत अच्छा नहीं काम कर रहे। चाइना सेक्टर वाइज ठीक काम कर रहा है। ये सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आते हैं। ये आपको बड़े ध्यान से समझने हैं, सारे के सारे रिवाइज करने हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 से 1 के बीच में होता है, और जितना ज्यादा होगा यानी जितना 1 के करीब होगा उतना अच्छा होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, देखो इंडिया का क्या है 0.645, चाइना का 0.76, पाकिस्तान का 0.55। तो चाइना सबसे आगे है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाइना में हाईएस्ट है 76.9, इंडिया में 69 और पाकिस्तान में 67। तो सबसे बढ़िया चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, ओवरऑल पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो चाइना में सबसे अच्छी है। उसके बाद इंडिया में 6.5, पाकिस्तान में 5.2। तो यहाँ पे भी चाइना सबसे आगे, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। उसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम, बेसिकली इनकम की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर्स में जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर से चाइना सबसे आगे है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे पाकिस्तान सबसे आगे है, पाकिस्तान में गरीबी सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर इंडिया है, उसके बाद फिर लास्ट में चाइना है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से पहले बेचारों की डेथ हो जाती है, तो ये लोएस्ट है चाइना में और हाईएस्ट है पाकिस्तान में। ओके। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि कितनी विमेन की डेथ हो जाती है जब वो बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। तो यहाँ पे देखो चाइना में फॉर 1,29,000 विमेन, 1 लाख बर्थ में सिर्फ 29 विमेन की डेथ होती है। इंडिया में 133 और पाकिस्तान में 140। तो यहां से हम देख सकते हैं कितनी हेल्थ कंडीशंस खराब है। बेसिक सैनिटेशन, साफ सफाई चाइना में 75% पॉपुलेशन में, पाकिस्तान में और इंडिया में लगभग 60%। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पीने का पानी, चाइना में 96% लोगों के पास है, इंडिया में 93, पाकिस्तान में 91। तो नॉर्मली देखो सब में अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन और देख लो या अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन देख लो, तो चाइना में सबसे कम है 8.1 और इंडिया में 37% अंडर नरिश्ड, पाकिस्तान में भी 37% अंडर नरिश्ड। अगर हम ओवरऑल देखें तो चाइना सबसे आगे है हर चीज में, लेकिन जो फैक्टर्स बुरे हैं वहां पे सबसे पीछे है। जैसे पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया तो सबसे पीछे है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो चाइना सबसे आगे है, उसके बाद इंडिया है और उसके बाद फिर पाकिस्तान है। तो ये बच्चों कंपैरिजन है एक ओवरऑल इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा का पूरा हमने क्विकली रिवाइज किया। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा समाप्त हो जाता है क्विक रिवीजन पूरा का पूरा इंडियन इको का। इसको 2-3-4 बार देख लेना शाम तक, रात तक, बढ़िया मजा आ जाएगा। और अपनी किताब से एक बार या जीएनजी सीरीज या कहीं से भी एक बार रीडिंग लगाना, तुम्हारा इंडियन इको काफी हद तक तैयार हो जाएगा।